समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम बागबानी फसलों में और केले में ड्रिप पद्धति से उर्वरकों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये देखेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने टपक सिंचाई पद्धति से पानी देना शुरू किया है। ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन मतलब छोटी नाली की पद्धति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ज़्यादातर बागबानी फसलों में मतलब 80% लोग टपक सिंचाई कर रहे हैं। इसलिए ड्रिप पद्धति में उर्वरकों को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ये इस भाग में आपको विस्तार में बता देंगे हम। इस टपक पद्धति से उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले प्रथम अवस्था में, जैसे मैंने बताया, जमीन की शुद्धि करना जरूरी है। मतलब पशु खाद में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, इन सभी को मिलाकर 1 एकड़ को 500 किलोग्राम खाद बनाकर हर साल इस्तेमाल करना ही चाहिए। इस तरह टपक सिंचाई के पहले भी जमीन को ये सब देना ही चाहिए, इससे कीटों का प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद ड्रिप पद्धति में पानी का घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी वगैरह नहीं। पानी में घुलनशील मतलब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ ये समस्या है कि किसानों को गौर भी करना है कि जैसा मैंने पहले बताया, पौधों के बारे में और उसके पोषक मूल्यों के बारे में बोलते समय हर अवस्था में 16 मूल तत्वों की जरूरी होती है, लेकिन एक स्टेज में ज्यादा, एक स्टेज में कम होती है। लेकिन हर स्टेज में सभी मूल तत्व होने ही चाहिए। ये सभी पौधे के जीवन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैसे पहले बताया, एक मूल तत्व का लक्षण दूसरे मूल तत्वों में भी है। मतलब हर एक कार्य में हर एक तत्व शामिल नहीं होगा। थोड़े कार्यों में 4 या 5 तत्व ही कार्य करेंगे, थोड़े ज्यादा थोड़े कम कार्य करते रहेंगे। पौधे में कई प्रकार के जीवन कार्य होते रहेंगे, तो हर जीवन कार्य में हर मूल तत्व की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। इसलिए हर अवस्था में पौधे को इन 16 तत्वों की उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन एक अवस्था में कम, एक अवस्था में अधिक, सभी तत्व जरूरी है। इसीलिए इसे ध्यान में रखकर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मतलब पानी में घुलनशील उर्वरकों को कैसे चुनना ये जानना चाहिए। हमारी बदकिस्मती यह है कि अभी तक विभिन्न अवस्थाओं में कौन सा तत्व कितना देना है ये सब आपको पहले किसी ने समझाया नहीं होगा। आपने भी कभी गौर नहीं किया होगा। इसलिए इस तरह अमल करने के लिए उसी प्रकार के उर्वरक हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। मतलब जो संस्था जो उर्वरक बना रही है उसी का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस टपक पद्धति में उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय जो मैं बता रहा हूं उसका अमल अच्छी तरह से कीजिए। किसी भी कंपनी का हो उससे 0 हो, एमपीके में 0 जिसमें होता है तो वो सीधा घुलनशील उर्वरक होता है, उसका खास फायदा नहीं है। तकरीबन 1-1.5 महीना एक ही प्रकार का उर्वरक दे रहे हैं हम, जैसे 13-0-45, 12-61-0, 0-52-34, 0-0-54, ये सभी एनपीके के अनुपात है और मार्केट में उपलब्ध है। इन सभी में 0 है ना। ये महीने के लिए एक मूल तत्व 0 रख के 1 महीने की आपूर्ति करेंगे तो उसमें एक मूल तत्व बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर 13-0-45, इसमें फास्फोरस 0 मतलब फास्फोरस नहीं है। 1 महीने के उर्वरक आपूर्ति में फास्फोरस नहीं होगा। उसके बाद 12-61-0, इसमें पोटैश नहीं है। 1 महीना लगातार यानी 5 दिन के अंतराल में इसे देते हैं तो पोटेशियम नहीं होगा। 0-52-34, ये भी नाइट्रोजन 0 है। 0-0-50, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं है। इस तरह जिसमें 0 है ऐसे उर्वरक मैं सिफारिश नहीं करता हूं। इनका अधिक उपयोग नहीं होता। मैंने ये किया है कि इस समस्या से किसान भाइयों को बाहर निकलने के लिए
दूर करने के उद्देश्य से वृद्धि अवस्था, पुष्पधारणा अवस्था और फलधारणा अवस्था, इन 3 अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहते हैं। मतलब हमारी आवश्यकता के हिसाब से एनपीके के रेशो को बदलकर तैयार करना है। यह हाल में ही नया आया है, इसके पहले नहीं था। हाल ही में मतलब 2-3 साल पहले आया है। हमारे केंद्र सरकार ने एक सूचना जारी की है, फसल की अवस्था के अनुसार आवश्यकता के हिसाब से ऐसे बनाकर उसे मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसी सूचना है ये। तभी मैंने कॉम्बिनेशंस को, एनपीके के कॉम्बिनेशन को वृद्धि अवस्था में, पुष्पधारणा अवस्था में और फलधारणा अवस्था में जैसा होना चाहिए वैसे तैयार करके एक मिश्रण या पानी में घुलनशील उर्वरकों को मार्केट में उपलब्ध किया है। ये 3 तरह से किया गया है। पहले गामा नाम से एक पानी में घुलनशील उर्वरक। इस गामा में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 24, 24 और 16 है। इसे वृद्धि अवस्था में उपयोग करना है। उसके बाद फूल धारणा अवस्था में पेप नाम से एक उर्वरक है, पीईपी पेप। इस उत्पाद में एनपीके के 13, 40, 13 ऐसा अनुपात है। 13%, 40% और 13%। फूलधारणा अवस्था में फास्फोरस ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन और पोटेशियम कम होना चाहिए। उसी प्रकार फलधारणा अवस्था में, इस अवस्था में झुका नाम के उर्वरक मार्केट में उपलब्ध है। इसमें एनपीके का अनुपात है 15, 8 और 35। एनपीके का अनुपात है 15, 8 और 35। इसमें कार्बन अतिरिक्त है और कुछ प्रकार के सूक्ष्म धातु है। उतना ही नहीं, घोंघों से लिया हुआ द्रव्य भी झुका में होता है। इसे फलधारणा अवस्था में इस्तेमाल करना है। इन तीनों को 3 अवस्था में इस्तेमाल करने से इस प्रकार का एनपीके की कमी नहीं होगी। तीनों अवस्था में हम एनपीके दे रहे हैं। प्रथम अवस्था में नाइट्रोजन अधिक होगा, फूल धारणा में फास्फोरस अधिक होगा, फल धारणा में पोटेशियम अधिक होगा। लेकिन ये तीनों इन सभी में है जरूर। इस गामा और झुका में एनपीके होता है। अवस्था के अनुसार यह तैयार किया गया है। तो इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप 1 एकड़ के फसल में गामा 25 किलो, पेप 25 किलो, झुका 25 किलो, इन सभी में एनपीके होता है और सभी पानी में घुलनशील है। सिर्फ इन्हें फसल के अवस्था के अनुसार देना चाहिए। वृद्धि अवस्था में गामा, पुष्पधारणा अवस्था में पेप और फलधारणा अवस्था में झुका। ये सभी 25 किलो की मात्रा में देना है। इसके साथ जमीन के पीएच को नियंत्रित करने वाला कोकोली, इस तरह की मात्रा बढ़ाने के लिए टपक में पुडमी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए कार्बन नाम से ही एक पाउडर उपलब्ध है। ये 1 किलो का पैकेज होता है, इसे देना चाहिए। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए। उतना ही नहीं, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण भी चाहिए। ये सभी टपक से ही देने हैं। सूक्ष्म धातुओं के मिश्रण के बाद उसी तरह फलधारणा अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी देना है। इन सभी को मिलाकर हमें ड्रिप में कैसे देना है ये मैं बताता हूं। मतलब वृद्धि अवस्था में गामा को अन्य तत्वों के साथ कैसे मिलाना है, उसी तरह फूल धारणा अवस्था में पेप को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कैसे देना है, उसी तरह फलधारणा अवस्था में झुका को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर कैसे देना है, ये मैं अब बताता हूं। पहले हम जमीन की शुद्धि करना जान चुके हैं। उसके बाद टपक पद्धति से वृद्धि अवस्था में गामा 2 किलो, कोकोली 2 किलो। वृद्धि अवस्था में पौधा जब छोटा होता है तब शुरू करना है। एक ही बार ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। गामा 2 किलो, कोकोली 2 किलो
उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो, ये सभी मिलाकर 5 दिन के अंतराल में 4 बार देना है। गामा 2 किलो, कोकोली 2 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो, ये सभी 5 दिन के गैप में 4 बार देना है। इसके बीच जेनेक्स 2 किलो, कार्बन 2 किलो मिलाकर एक बार देना है। मतलब पहले 2 किलो जेनेक्स मिलाइए, उसके बाद 2 किलो कार्बन मिलाइए। इस मिश्रण को हम 4 से 5 बार देना है, 5 दिन के अंतराल में। उसके बाद वृद्धि अवस्था में इस गामा को 4 बार, मतलब 8 किलो या 5/2 यानी कि 10 4-5 बार दे रहे हैं, तो बचेगा 15 किलो। यहाँ से गामा का डोज बढ़ा दीजिए। गामा को 3 किलो, पौधा बढ़ता रहता है, इसलिए गामा को 3 किलो, कोकोली को 2 किलो ही दे सकते हैं। कोकोली को 2 किलो, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट को 2 किलो, वैसे ही मिलाइए। इन सभी को हमें 5 बार देना है। हमने पहले गामा को 2 किलो दिया था, अब हम 3 किलो देंगे। ये भी 5 बार देना है, 5 दिन की अवधि में। इन 5 दिनों में ही एक बार 2 किलो जेनेक्स और 2 किलो कार्बन देना है, 2-2 किलो के हिसाब से। मतलब एक के बाद एक दीजिए। 2 किलो जेनेक्स, 2 किलो कार्बन मिला के ड्रिप से दीजिए। सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण, मतलब जेनेक्स में सभी तरह के सूक्ष्म धातु होते हैं, इसलिए जेनेक्स बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि इन सभी के बारे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मुझसे ही पूछोगे कि ये सब चाहिए तो मार्केट में क्या लेना चाहिए। इसलिए मैं भरोसा और गुणवत्ता के साथ बनाए हुए प्रतिभा बायोटेक के उत्पादों की सिफारिश करता हूं। अगर आपको दूसरे उत्पादों पर भरोसा हो तो वही उत्पाद खरीद सकते हैं जरूर, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आपको भरोसा और गुणवत्तापूर्ण दूसरे भी उत्पाद मिल रहे हैं तो आप उन्हें खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह गामा पूरक होने तक 2 किलो के मात्रा में कोकोली, जेनेक्स, इन सभी को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद पौधा बड़ा होने के बाद 3 किलो गामा के साथ 2 किलो कोकोली के साथ देना है। उसके बीच में 2 किलो जेनेक्स एक बार, 2 किलो कार्बन एक बार देना चाहिए। मतलब हमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। और अधिक स्पष्टता से जानना है तो बागबानी फसलों में ड्रिप को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका कैलेंडर आपके स्क्रीन पर रोल होता दिखाई दे रहा है। फिर प्रतिभा बायोटेक के डीलर के पास या स्टाफ को संपर्क करने से आपको कैलेंडर मिलेगा। इसमें ड्रिप्स उर्वरकों की पद्धति दी गई है। तो गामा को हम देख चुके हैं। उसके बाद पुष्प धारणा अवस्था, इस अवस्था में हमें पेप को इस्तेमाल करना है। पौधा अभी तक बड़ा हो चुका है, इसलिए पेप की 3 किलो, कोकोली 2 किलो, इस मात्रा में अंदाजन 8 बार देना होगा। 25 किलो का पेप 8 बार दे सकते हैं। इन 8 बार में एक बार 2 किलो जेनेक्स एक बार तथा कार्बन 2 किलो एक बार देना है। इनके साथ सूक्ष्म धातु भी दे सकते हैं और कार्बन भी पहुंचाना है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर 25 किलो काकोली की बोरी पूरी हो जाने तक 2 किलो कोकोली के साथ मिलाकर हर 5 दिन एक बार देना है। इस तरह देने के बाद पुष्प धारणा अवस्था खत्म होकर छोटे से फल आने लगते हैं। तीसरी अवस्था में हम आ गए। अब इस तीसरी अवस्था में हम इस्तेमाल झूका का करेंगे। झूका और कैल्शियम नाइट्रेट, झूका और कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। झूका 3 किलो देना, कोकोली की जरूरत नहीं है। कोकोली की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि कोकोली का काम झूका भी करता है, इसमें भी PAS है। झूका 3 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो, इन दोनों को मिलाकर 8 बार हर 5 दिन में एक बार दीजिए। 8 बार 5 दिन के अंतराल में देना है।
मैंने जैसे पहले बताया, इस अवस्था में जेनेक्स और कार्बन 2 किलो इस्तेमाल करना है। इस तरह कॉम्बिनेशन बना के टपक के साथ उर्वरक दीजिए। इस तरह इस सब को व्यापक रूप में बांटकर एक मिश्रण बना के टपक में देने से हर अवस्था में किस मूल तत्व को ज्यादा देना है या कम देना है, इस समस्या का हल हो जाएगा। इतना ही नहीं, सभी मूल तत्वों को सभी अवस्था में आपूर्ति होगी। तो यह है बागबानी फसलों में व्यापक रूप में उर्वरकों को टपक देने की पद्धति। इसे अच्छी तरह समझकर डायरी में नोट कीजिए या प्रतिभा बायोटेक का एक कैलेंडर जो मार्केट में उपलब्ध है, उसे खरीदने की जरूरत नहीं। डीलर को संपर्क करने से वो आपको मुफ्त दे देंगे। अंदाजन 50,000 कैलेंडर्स मैंने वितरित किए हैं। बागबानी फसलों में कैलेंडर ही नहीं, सब्जी संबंधित कैलेंडर्स भी, जैसे कि हमारा मिर्ची, इन सभी सब्जी की फसलों में टपक के साथ कैसे देना है, ये इसमें बताया गया है। इन 2 प्रकार के कैलेंडर्स मार्केट में उपलब्ध है। अब आपको ये नहीं मिले तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो यह है हमारे बागबानी फसलों में टपक पद्धति से घुलनशील उर्वरकों को कैसे देना, ये जान चुके हैं। अगर आपको सूक्ष्म धातुओं की कमी पौधे में या पेड़ों में दिखाई दी तो छिड़काव करके इस कमी की आपूर्ति करना चाहिए। इस तरह करने से हमें ज्यादा उपज मिल सकती है और किसी कमतरता के बिना अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हमें मिल सकती है। इसे मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। इतना ही नहीं, ज्यादा टिकाऊपन भी होगा। साधारण पद्धति से मिलने वाले फलों से भी इस तरह सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के बाद मिलने वाली फसल अधिक टिकाऊ होगी। मतलब इस तरह की पद्धति से कोई भी फसल उगाने से हमें उसे निर्यात करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, हम गुणवत्तापूर्ण फसलों का सेवन करने से हमें भी सभी प्रकार के पोषक तत्व इन फलों के द्वारा मिल सकते हैं। किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर किसान को बागबानी फसलों में भी हर अवस्था में सभी प्रकार के मूल तत्वों को देना चाहिए। यह है व्यापक पद्धति से उर्वरकों की आपूर्ति करने का प्रबंधन। इस एपिसोड में हम पूरी तरह हर पौधे और हर फसल से संबंधित उर्वरकों को कैसे पहुंचाना है, जमीन को कैसे अच्छी करना है, ये सभी पौधे के जीवन चक्र में सभी प्रकार के कार्य, आवश्यक पोषक मूल्य किस तरह देना है, उसकी रक्षा कैसे करता है, कैसे फसल उगाना है, ये सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इन सभी के 21 भाग तो हो चुके हैं। अभी से हम कीट का, फसलें, कई प्रकार के कीटों की समस्या हमें जाननी होगी, वो हम आने वाले इन भागों में जानेंगे। तो इस विभाग से हम पूरी तरह पौधे को 16 मूल तत्व कैसे पहुंचाना है, इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से इन 21 भागों में जान चुके हैं। इसलिए हर किसान इन 21 भागों में हर एक विषय को आप समझ गए हैं। तो इन विषयों को आप अगर इन सभी विषयों को दूसरे किसानों को समझा सकते हैं तो आप एक कृषि वैज्ञानिक से भी अधिक विद्वान हो। एग्रीकल्चरल बीएससी या एग्रीकल्चरल एमएससी से भी आप ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सभी 21 विभागों को हर किसान के मन में बसना चाहिए, और वो भी किसी संदेह के बिना। इन विभागों से संबंधित पूर्ण जानकारी या ज्ञान आपको मिला तो आपसे बढ़कर कोई भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता। आप कोई भी फसल उगा सकते हो, कोई बागबानी फसल ले सकते हैं। ये 21 भाग काफ़ी है। एक पौधे को कैसे बढ़ाना है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, और अधिक उपज भी मिल जाएगी। आप भी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो, कृषि वैज्ञानिक हो। मतलब ये 21 भाग जिस जिसके दिमाग में बस जाएंगे वो भी कृषि वैज्ञानिक है।
अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को आदर करने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद। कई सारे किसान मुझे सीधा संपर्क करके उनकी समस्याएं पूछते हैं। इतना ही नहीं तो वो कमेंट बॉक्स में उनके सवालों को कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। उन सभी को मैं विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ। उतना ही नहीं, आपके स्क्रीन पर आपके एरिया मैनेजर का नंबर लगातार दे रहे हैं। इनको संपर्क करने से वो आपके खेत में भेंट करके समस्या जानकर उसका उपाय बता देंगे। इतना ही नहीं, आप इस समस्या का हल करने का उत्पाद कहाँ मिलेगा वो आपको बता देंगे। इस सेवा का आप उपयोग कीजिए। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस हर किसान के मोबाइल में होना चाहिए। हर किसान इसका गौर कीजिए और 10 लोगों को इसके बारे में समझाइए। यही है अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का मुख्य उद्देश्य। मतलब हर किसान ने कृषि संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कमियों की आपूर्ति करके नुकसान किए बिना खेती को आगे बढ़ाना चाहिए। हर किसान ने कृषि संबंधित ज्ञान प्राप्त करके कृषि को नुकसान के बदले फायदा पहुंचाना चाहिए। यही है अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का मुख्य उद्देश्य। इन 21 एपिसोड में जिस किसान को अच्छी तरह समझ आ जाएंगे या इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो किसान भी एक कृषि वैज्ञानिक है। आप सभी को कृषि वैज्ञानिक बनना है। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को स्थापित किया गया है। हर एक ने इस सेवा का लाभ उठाकर कृषि वैज्ञानिक बनना है। इसी आशा से धन्यवाद।